तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट ज्ञान। तो आज की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 7 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवॉल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट का मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज में क्या क्या आता है। तो जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस हुए, बिजनेस के इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए, तो वैसे वैसे मैनेजमेंट की थ्योरीज में इवॉल्यूशन हुए। ठीक है, सबसे पहले हमारी क्लासिकल थ्योरी थी, फिर न्यू क्लासिकल आई, एंड देन मॉडर्न, ये हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी आई। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि टोटली साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फोकस किया गया था। ठीक है, साइंटिफिकली प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी पे प्रोडक्शन को पे ध्यान ना देकर प्रॉपर ह्यूमन बिहेवियर पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद आई मॉडर्न अप्रोचेस। ठीक है, तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज में ये डिस्कस किया गया था कि ऐसा नहीं है कि ओनली प्रोडक्शन पे या फिर पूरा प्रॉपर ह्यूमन बिहेवियर पे भी ध्यान दिया गया, लेकिन इस अप्रोच में दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चला गया, प्रोडक्शन को भी और ह्यूमन बिहेवियर को भी। ठीक है, तो ये अप्रोच ट्रेडिशनल थ्योरी जैसी क्लासिकल और न्यू क्लासिकल से अलग थी, और ज़्यादा साइंटिफिक थी और फ्लेक्सिबल थी और प्रैक्टिकल थी। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें। तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज है, ये 1950 में आई। मॉडर्न अप्रोचेस फोकस ऑन द कॉम्प्लेक्स, डायनामिक एंड पीपल ओरिएंटेड नेचर ऑफ टुडेज ऑर्गेनाइजेशन। जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डायनामिक मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं, और पीपल ओरिएंटेशन पे जो इसका नेचर है उस पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, जो सिस्टम थिंकिंग है, कंप्यूटराइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है, इनके साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे और इस पे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, सो इट हैज़ फोकस ऑन थ्री स्ट्रीम्स। तो इनकी ना थ्री स्ट्रीम्स थी मॉडर्न अप्रोचेस की। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच, सेकंड इज सिस्टम अप्रोच, एंड थर्ड इज कॉन्टीजेंसी अप्रोच। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूजीसी में ही पूछा जाता है नेट के एग्जाम में। ये जो मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं। तो इसका आंसर क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच है और कंटीजेंसी अप्रोच है। ठीक है, अगर ये पूछा जा सकता है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो किस मैनेजमेंट थ्योरी में आती है, किस में आती है, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। किस में आती है, मॉडर्न मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में आ जाती है वो। फिर हम डिस्कस करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट्स के। ये साइंटिफिक है। ठीक है, साइंटिफिक टूल्स का यूज़ किया गया था मॉडर्न अप्रोचेस में। हॉलिस्टिक व्यू मतलब कि सबको एक साथ लेके चला गया था, मैन पावर को भी और किसको, साइंटिफिक प्रोडक्शन को भी। किससे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में ध्यान दिया गया था, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चला गया था, ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दिया गया था। सिचुएशनल थिंकिंग भी, कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग में सोचा गया था कि अगर ये सिचुएशन है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, फोकस ऑन एडेप्टेबिलिटी, की एडेप्टेबिलिटी पे फोकस किया गया था। ये नहीं है कि एक चीज़ रिजिड ही रहेगी, इसमें वो डायनामिक है तो उस पर नए नए वेरिएशन आती हैं, तो उसको कैसे अडेप्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल एंड प्रोसेस, दोनों पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, पीपल पे भी और प्रोसेस पे भी। तो जैसे न्यू क्लासिकल थ्योरी में और क्लासिकल थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया था। क्लासिकल थ्योरी में क्या था कि साइंटिफिक चीज़ों को, ठीक है, प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया था। उसमें मेजर जो डिसीजंस होते थे वो किसके होते थे, जो हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल होते थे उनके। ठीक है, और न्यू क्लासिकल थ्योरी में बिहेवियर अप्रोच पर ध्यान दिया गया था कि कंज्यूमर का बिहेवियर पे फोकस किया जाए। एंड मॉडर्न अप्रोच में ना जो मैनेजर्स को क्या, जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मैनेजर्स को प्रॉब्लम फेस करने को आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को एक मैनेजर कैसे इफेक्टिवली एफिशिएंटली उनको हैंडल कर पाए। ठीक है, उनसे एक सही आउटकम निकाल पाए। ठीक है, एक सही रास्ता निकाल पाए उसको हैंडल करके। तो वो सब चीज़ें हम मॉडर्न अप्रोच में देख। तो हम तीनों ये जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच है और सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच है, इन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो, इसको मैनेजमेंट साइंस अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल टूल्स पे, जो स्टैटिस्टिक्स है उस पे, डेटा पे बिलीव करती थी। मतलब इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है इस अप्रोच में कि एक करेक्ट डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब क्या एक न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज किया जाए। ठीक है,
एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान ना दे कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल्स पे, ठीक है, स्ट्रेटजीज पे, डेटा पे ध्यान दिया जाए, तभी एक सही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। द क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैनेजमेंट। क्वांटिटेटिव अप्रोच में मैथमेटिकल मॉडल्स का, स्टैटिस्टिक्स का और डेटा का प्रॉपर यूज करके एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्व में एक मैनेजर्स को हेल्प किया गया था, ठीक है। तो क्या क्या की फीचर्स थे, किस किस चीज़ से फोकस किया गया था? फोकस ऑन नंबर्स, लॉजिक्स एंड डाटा। किस पे? नंबर्स पे, लॉजिक्स पे एंड डेटा पे फोकस किया गया था, ठीक है। अप्लाइज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया था, ठीक है। ऑपरेशंस रिसर्च का एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज किया गया था इसमें। हेल्प इन प्लान, ये किसमें हेल्प करता है? प्लानिंग में, फोरकास्टिंग में, इन्वेंट्री कंट्रोल में एंड बजटिंग शेड्यूलिंग, ठीक है। बजटिंग करने में, प्लानिंग करने में, फोरकास्ट करने में, इन्वेंट्री कंट्रोल करने में ये बेसिकली हेल्प करता था। फिर है कौन कौन से टूल्स थे इसमें, ठीक है। फर्स्ट थे, इसमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। हम ये नहीं, कोई नई टर्म नहीं है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बीबीए में पढ़ा है हमने, एमबीए में पढ़ा है। तो ये जैसे कि हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी थी, जैसे कि पर्ट, सीपीएम, ठीक है, डिसीजन ट्री हो गया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, हमने कितना इसको कितना डिस्कस किया है। तो ये सब चीज़, ये जो चीज़ें हैं, ये टूल्स टेक्निक्स है, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच की ही है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव इसमें क्या है, हम न्यूमेरिकल डेटा को लेकर चलते हैं एक डिसीजन लेने के लिए, ओके। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो भी एयरलाइंस वगैरह होती है, इसमें हम क्वांटिटेटिव मॉडल का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? शेड्यूलिंग किसकी, फ्लाइट की एंड क्रूज की, और जो हमारे फ्यूल की कॉस्ट है उसको कम करने के लिए, ऑप्टिमाइज टिकट प्राइसिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच का ही यूज़ करते हैं। फिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच के। डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग साइंटिफिकली जो है डिसीजन लेने में हेल्प करता है। रिड्यूस वेस्ट एंड कॉस्ट, तो जो हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है और कॉस्ट जो हमारी ज़्यादा लग रही है उसको कम करने में, रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर है इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंक्रीज करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसकी क्या एक लिमिटेशन थी, किसकी क्या लिमिटेशन थी? इसमें ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर किया गया था। जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, जो सोशल एस्पेक्ट है, उसको इग्नोर किया गया था इस अप्रोच में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच क्या था? तो सिस्टम अप्रोच जो है ना, इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको मिला के कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसको मिला के सिस्टम बोला जाता है। तो प्रोडक्शन हो गया, एचआर हो गया, ठीक है, और फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इन पार्ट्स को एक साथ मिला के क्या है, सिस्टम माना गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, ठीक है। ये जो सिस्टम है, ये जो पार्ट्स हैं, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर मान लो प्रोडक्शन ही अच्छे से नहीं हो रहा है, तो सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सिस्टम अप्रोच में बताया गया है कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम करना चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक पार्ट पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल कर आए, ठीक है, और अच्छे से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर पाए, ठीक है। ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ध्यान दे दिया हमने और दूसरे पार्ट को हमने छोड़ दिया, उससे क्या होगा कि वो पार्ट सही से काम नहीं कर पाएगा और प्रोडक्शन या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। तो ये जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं। अगर एक पार्ट में गड़बड़ हुई तो पूरा जो सिस्टम है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। जैसे a system approach views the organization is a system, a set of interrelated and interdependent part of working together to achieve a common goal। एक common goal को अचीव करने के लिए, ठीक है, इनको साथ में लेके, एक साथ लेके काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे पार्ट जो है एक दूसरे से इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है।
इसमें क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, फीडबैक होता है। ठीक है, इनपुट में रिसोर्स लाइक पीपल, मटेरियल एंड कैपिटल। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की रॉ मटेरियल होता है, पीपल हो गए, ठीक है, कैपिटल हो गई, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी मशीनरी होगी, वो क्या है, उसकी इनपुट है। ठीक है, उसको प्रोसेस किया गया। ठीक है, तो ऑपरेशंस हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, और वर्क फ्लोज क्या हो गया, इसका प्रोसेस हो गया, मेरा काम कर रहा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका आउटपुट हो गया। तो एक रिसोर्स था, ठीक है, उसका ऑपरेशन किया गया। ठीक है, उसको मतलब कि उसने मैन्युफैक्चरिंग की गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या निकल के आया, प्रोडक्ट निकल के आया, प्रोडक्ट निकल के आया। ठीक है, प्रोडक्ट को क्या होगा, प्रोडक्ट से हमको सेल करके क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, उसकी फाइनेंस, जो उसका फाइनेंस आता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, पूरा सिस्टम है। इसमें क्या हो जाता है, पहले क्या जाता है, इनपुट, ठीक है, फिर प्रोसेस, फिर क्या जाता है हमारा आउटपुट। तो इसमें क्या बताया गया, इनपुट से फिर क्या किया गया, प्रोसेस किया गया, फिर उससे क्या किया गया, प्रोसेस से फिर उसमें आउटपुट निकल के आया। ठीक है, आउटपुट जो निकल के आया वो हमें फीडबैक देगा, किसको, इनपुट को। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फीडबैक वाला पार्ट। ठीक है, तो हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसमें, क्या इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें ये सब बताती है फीडबैक में, कि हमने इनपुट किया, प्रोसेस किया, आउटपुट किया। अगर आउटपुट अच्छा निकल के नहीं आया तो उससे क्या फीडबैक मिला इनपुट में, कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। नहीं, ये होता है पूरा प्रोसेस। ठीक है, फिर है टाइप ऑफ सिस्टम। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, बेसिकली टू टाइप के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है ओपन सिस्टम, सेकंड है क्लोज सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर बिजनेस में यही यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या इंटरेक्शन की जाती है एम्प्लॉयज़ से, किसकी, जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे, एम्प्लॉयज़ की मिला के एक डिसीजंस लेना। ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कि एम्प्लॉय और जो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर वो मिलके प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए वर्क करती है। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट से या फिर आउटसाइड। तो ये बहुत रियर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। मेजरली जो है ओपन सिस्टम ही, मेजरली क्या यूज होता है, ओपन सिस्टम। तो इसका कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि यूज करती है रॉ मटेरियल एज इनपुट। ठीक है, अप्लाई लेबर एंड मशीनरी उसको प्रोसेस करने में हेल्प करती है, एंड फिर है जो प्रोडक्शन निकल के आता है उससे गुड्स का, वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, और फीडबैक है, अगर फ्रॉम सेल इसकी सेल्स की गई, ठीक है, सेल अच्छी नहीं हुई तो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए क्वालिटी, अगर अच्छी हुई तो हमें उसमें और इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या, ये आ जाती है फीडबैक में। तो ये एग्जाम्पल था जो हमने यहाँ पे ऊपर समझा था। ठीक है, फिर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सिस्टम अप्रोच के। सिस्टम अप्रोच है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में हाउ डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसेसेस आर कनेक्टेड। तो जो डिपार्टमेंट और प्रोसेस कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज होल, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल यूज कर, मतलब कि फोकस किया जाता है किससे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे, ये नहीं किसी पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस किया गया है। प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड एडेप्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन हेल्प बनाने में हेल्प करता है और एडेप्टेबिलिटी लेके आता है ऑनलाइन। तो इसकी क्या लिमिटेशंस थी, इम्प्लीमेंटेशन जो था वो कॉम्प्लेक्स था, एंड बहुत सारे डेटा की इसमें जरूरत पड़ती थी किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट करने में, कोई भी डिसीजन लेने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्टीजेंसी अप्रोच, जिसको सिचुएशनल अप्रोच भी बोला जाता है। सिचुएशनल अप्रोच भी बोला जाता है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आई उसमें कोई एक रूल है उसको ही अप्लाई करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिचुएशंस को देख के उसमें आइडेंटिफाई करके सिचुएशन को, उसके बाद उसके लिए डिसीजन लेना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, कॉन्टीजेंसी अप्रोच सेज दैट नो वन बेस्ट वे टू मैनेज, कोई एक वे नहीं है मैनेज करने का, उसकी सिचुएशंस को देख के उसको एनालाइज करके ही बेस्ट जो है मेथड हम उसको निकालना चाहिए। ठीक है, तो क्या की कंसेप्ट था, इट डिपेंड्स, मैनेजर मस्ट एनालाइज एनवायरनमेंट, जो मैनेजर है उसको पहले एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चाहिए, पीपल को, टास्क को, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उनको पहले एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद एक राइट स्ट्रेटजी चूज करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसको फिट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको कोई भी आउटकम नहीं निकल के आएगा, इवन नेगेटिव में आ जाएगा। तो एक मैनेजर को क्या ध्यान रखना चाहिए,
क्या उसकी क्या एनवायरनमेंट है, क्या वो सिचुएशन है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय बिहेवियर कैसा है, ठीक है, क्या क्या टास्क हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रख के फिर एक राइट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो तो क्या की कंसेप्ट्स हैं? तो इट डिपेंड्स, मैनेजर्स मस्ट एनालाइज द एनवायरनमेंट। क्या किसको एनालाइज करना चाहिए? एनवायरनमेंट को, पीपल को, टास्क को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को, टू चूज अ राइट स्ट्रेटजी। एक राइट स्ट्रेटजी चूज करने के लिए एक मैनेजर को उसकी इन्वायरमेंट को, उसके पीपल में, इसमें इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको, उसके टास्क को, ऑर्गेनाइजेशन को पहले उसको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। उसमें देखना चाहिए कि क्या ये स्ट्रैटेजी इसमें फिट होगी या नहीं होगी। उसके बाद एक राइट स्ट्रैटेजी चूज करनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी सिचुएशन आई, उसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसको लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर एनालाइज करके हर सिचुएशन को तब उसमें बेस्ट आउटकम निकालना चाहिए, ठीक है। क्या फैक्टर्स थे जो इफेक्ट करते थे मैनेजमेंट के स्टाइल को? जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज है वो क्या क्या है, के अकॉर्डिंग ये हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत वास्ट है और हमने कोई ऐसा स्ट्रेटेजी बना ली है, ठीक है, जो क्या उसके साइज में प्रॉब्लम लेके आ रही है कि भाई वो कवर ही नहीं हो पा रही है वो चीज़, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी, कैसी टेक्नोलॉजी है और हम जो डिसीजन लेंगे उसमें टेक्नोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। एनवायरनमेंट, ठीक है, क्या कैसा एनवायरनमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो स्टेबल है या डायनामिक है, या फिर वो मतलब वो रिजिड है, एक तरफ स्थिर रहती है, या फिर वो चेंज होती रहती है। तो अगर चेंजेबल है तो उसके लिए हमें अलग तरीके की स्ट्रेटेजीज चूज करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो एनवायरनमेंट नेगेटिव इफेक्ट ना दे, ठीक है। एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय का कैसा बिहेवियर है उस चीज़ को लेके, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को लेके, ठीक है। वो एम्प्लॉय जो है वो मतलब उनमें ईगो ना आ जाए, ठीक है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए। तो ऐसी कोई भी स्ट्रेटजीज हमें चूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो और लीडरशिप स्टाइल, और क्या लीडरशिप स्टाइल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी ध्यान में रख के स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, ठीक है। फिर है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, तो उसमें हमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल को हमने चूज करना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मतलब क्रिएटिव इन्वायरमेंट है तो उसमें हमें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए? डेमोक्रेटिक लीडरशिप का यूज़ करना चाहिए। तो क्या क्या बेनिफिट्स थे इसके? फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल। ये फ्लेक्सिबल है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि हर सिचुएशन के अलग क्या है, स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए। तो इसमें ये हमने पढ़ा था, तो ये फ्लेक्सिबल है, हर सिचुएशन में फिट हो जाना, एंड प्रैक्टिकल है, ठीक है, बिकॉज हर एक प्रॉब्लम अलग होती है, ठीक है, उसकी अलग आउटकम्स होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें प्रॉपर डिसीजन लेने चाहिए। फिर रियलिस्टिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। रियलिस्टिक अप्रोच है मैनेजमेंट की, एनकरेज कस्टम सॉल्यूशन, और ये जो कस्टम सॉल्यूशन थे उसको एनकरेज करता है। तो इसकी क्या लिमिटेशंस थी? रिक्वायर डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स टू अप्लाई। तो इसने बता रखा है कि अगर डीप अंडरस्टैंडिंग होगी किसी मैनेजर के अंदर, तो तभी वो इस कंटिजेंसी अप्रोच का सही इस्तेमाल कर पाएगा, वरना वो अच्छे से इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स टू अप्लाई है। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं समरी मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच की। सो जो मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच है वो हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, सिस्टम थिंकिंग प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव मेथड था हमने जिसको डिस्कस किया था वो क्या लेके आता है? प्रिसाइजनेस, ठीक है। सिस्टम अप्रोच जो लेके आता है वो क्या प्रमोट करता है? इंटीग्रेशन। एंड द कंटिजेंसी अप्रोच है वो क्या लेके आती है? एडेप्टेबिलिटी। सो ये जो आजकल का जो फास्ट चेंजिंग एरा है, ठीक है, जो डायनामिक नेचर एंड जो बिज़नेस का है, सो उसके लिए ये बेस्ट सुटेबल और मोस्ट रेलेवेंट जो अप्रोचेज़ हैं ये मानी गई है मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेज़। सो जो कि आप बिल्कुल फुल्ली सूट हो जाती हैं हमारे मॉडर्न बिज़नेस के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा